तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन में कई सारे टॉपिक को लेकर के हम डिस्कस करेंगे 1 to 1। आप लोग इनको लिखते जाइएगा जो मैं आपको बताता जाऊं। तो सबसे पहला टॉपिक है, आपको पता होगा हमेशा चर्चा बनी रहती है भौगोलिक संकेतक को लेकर के। भौगोलिक संकेतक क्या होते हैं पहले इसको समझेंगे। अभी हाल फिलहाल में कुछ नए भौगोलिक संकेतक भी आपके चिन्हित किए गए हैं, बताए गए हैं, तो एक बार उनको भी देख लेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहली चीज की भौगोलिक संकेतक है क्या, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग। जीआई टैग के बारे में बहुत चर्चा हुई होगी आप लोग की। तो देखिए जीआई टैग क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है। कई क्या होता है कि कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर विशेष भौगोलिक मूल क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं। कि मतलब मान लीजिए कोई भी उत्पाद है, जो उत्पाद वहीं से उपजा है, वही उसका मूल स्थान है, वही उसकी पहचान है। तो किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी चीज की कोई ना कोई चीज वहां की पहचान बन जाती है। तो जब वहां की पहचान बन जाती है, लाइक मान लीजिए दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में चाय होती है, तो दार्जिलिंग की चाय वहां की एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पे सरकार के द्वारा दिया गया है। जैसे तिरुपति में लड्डू हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। तो कई बार कहीं ना कहीं की जगह कोई सामान वहां की एक पहचान, जैसे बनारसी साड़ियों की बात करते हैं, तो जीआई टैग जो है आपका एक भौगोलिक संकेतक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी उत्पाद का, किसी भी प्रोडक्ट का जिसका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान है, उसके रूप में उस उत्पाद को जाना जाए, उस उत्पाद के नाम से उस जगह को जाना जाए, है ना। तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिए जा चुके हैं अभी तक। जैसे लीची आप देख रहे हैं, है ना, बिहार में बड़ा फेमस है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग, ये साड़ियों का है, ये आपके रसगुल्ला है। तो एट लीस्ट बहुत सारे जीआई टैग्स आपके दिए जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जब किसी भी क्षेत्र को, किसी भी चीज को जीआई टैग का दर्जा मिल जाता है, जीआई पंजीकरण हो जाता है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले एक तो कानूनी संरक्षण मिल जाता है उस चीज को, ठीक है। कोई दूसरा उसका अनाधिकृत प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। कोई भी दूसरा क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता। देखिए कोई भी क्षेत्र की यदि कोई विशिष्ट उत्पाद उसकी पहचान है तो उसी के उत्पाद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, सरकार इसके निर्यात को बढ़ावा देती है, इसको निर्यात अंतरराष्ट्रीय स्तर तक में निर्यात को बढ़ावा देती है। और साथ में देश में भी आपको पता है कि इसकी एक डिमांड क्रिएट हो जाती है, इसको उत्पाद, इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है लोगों की। तो भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं से जो उसके उत्पादक हैं उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। तो लगातार हर बार आप देखेंगे कोई ना कोई चीज चर्चा में रहती है। अभी हाल फिलहाल में भी एक जीआई टैग दिया गया है, जिस जीआई टैग के बारे में बात करूंगा। और टोटल इस समय जीआई टैग्स की संख्या, नंबर्स इंडिया में टोटल कितने हो चुके हैं, ये देखिए जीआई टैग की टोटल संख्या हो चुकी है आपकी इस समय वर्तमान में 432 जीआई टैग हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 432 जीआई टैग भारत में हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो है असम का गमोसा, अभी ये गमोसा क्या है मैं बताऊंगा। देखो कई बार इनके नाम जो है आपको बड़े अजीब अजीब लगेंगे, बट एटलीस्ट आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। असम के गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, और लद्दाख में खुबानी आती है। आप सभी जानते होंगे खुबानी ड्राई फ्रूट्स के तौर पे प्रयोग करते हैं। तो इनको एक जीआई टैग दिया गया है। 13 दिसंबर 2022 को ये जीआई टैग अप्रूव्ड किया गया है। 13 दिसंबर 2022 को ये जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो असम का जो है गमोसा है, ठीक है। अब ये क्या है मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आपको एक एक चीज को दिमाग में बैठाएंगे। तो जीआई टैग क्या है, एक निश्चित भौगोलिक स्थान में वो उत्पन्न होता है, चाहे वो एक हस्तनिर्मित हो, हैंडीक्राफ्ट हो, कोई औद्योगिक सामान हो, कोई प्राकृतिक उत्पाद हो, कोई कृषि से जुड़ा हुआ उत्पाद हो, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। ये सब आपका मिल करके क्या होता है। अब जैसे ये देखिए, ये असम का गमोसा है, असम का गमोचा है ना। ये हाथ से बना हुआ एक आयताकार सूती कपड़ा है, ठीक है। गमछा बोलते हैं ना आप लोग यूपी बिहार में, गले में डालते हैं, वैसा ही एक आयताकार कपड़ा है। ये तौलिए के नुमा है, ठीक है, जिसपे लाल बॉर्डर्स होती हैं, विभिन्न डिजाइन्स और रूपांकन इसमें बने होते हैं। इसको गमोचा भी कहा जाता है, गमोसा भी कहा जाता है। गमोचा या गमोसा कुछ भी कह सकते हैं। गा का मतलब होता है शरीर और मोसा का मतलब होता है पोंछना। मतलब एक तौलिया जैसा ये होता है जिसका
काम दैनिक गतिविधियों में प्रयोग में होता है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है आपका। ठीक है, जीआई टैग। ठीक है, गमोसा, ध्यान रखिएगा, देखो बहुत बेसिक चीजें हैं। असम का गमोसा, ये क्या है आपका, तौलिए की तरह है, एक आपका कपड़े के तौर पे है। ठीक है, गमोसा तौलिए के बराबर। दैनिक गतिविधियों में असमिया घरों में व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। असमिया लोग परंपरागत रूप से बड़े मेहमानों के सम्मान में, उनके आदर में इसका प्रयोग करते हैं, इसको देते भी हैं उनको। ठीक है, और ये एक तरीके से पारंपरिक असमिया रेशम के विभिन्न रंगों पे उपलब्ध होता है। तो कभी भी असम जाना है तो गमोसा एक लेके आना है। तो एक जीआई टैग आपका ये हो गया असम का, इसको मिला है आपका। और जब आपका असम में एक प्रसिद्ध त्योहार होता है बिहू त्योहार, आप सभी जानते हैं बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू का जब त्योहार होता है तो उसमें जो है गमोसा जो है दिया जाता है। ठीक है, सभी को। तो ये एक ध्यान रखिएगा आपको, असम का गमोसा ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, असम के गमोसा के अलावा दूसरा ये आप देख रहे हो, सुबह सुबह खाने की चीज आपके सामने उपस्थित है, ये तेलंगाना का है। तेलंगाना का इसका नाम है तंदूर रेड ग्राम। ठीक है, वैसे देखा जाए तो एक दाल जैसा आपको दिख रहा होगा, ये दाल की ही प्रजाति का है, तंदूर रेड ग्राम। इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ठीक है, और एक और है आपका खुबानी, लद्दाख में जो है एक ये ड्राई फ्रूट के नुमा होती है खुबानी। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी थोड़ा सा कॉस्टली चीज है ये। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में खुबानी की एक वैरायटी है ये, तो इसको भी दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो 3 नए इंडिकेशन दिए गए हैं। पहला आपको मैंने क्या बताया, गमोचा। ठीक है, असम का गमोचा एक तौलिया है, एक सूती कपड़ा है। दूसरा तंदूर रेड ग्राम, ठीक है, ये तेलंगाना के, और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की खुबानी। ठीक है, ये दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। ठीक है, इसके लिए जो भारत सरकार की संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके द्वारा जो है जीआई टैग ये दिए जाते हैं। उसी के द्वारा ये बताया गया कि टोटल जीआई टैग की संख्या कितनी हो गई, 432 हो गई है। अब आपका काम क्या होना चाहिए, एक बार थोड़ा सा जीआई टैग की लिस्ट देख लेना। मैं 432 थोड़ा ना आपको बता सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और एक और है यहाँ पे, एक और है, ये महाराष्ट्र के अलीबाग की सफेद प्याज, अलीबाग की सफेद प्याज। ठीक है, तो इनको क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पे एक और फैक्ट है, अधिकतम जीआई टैग वाले 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, जहां पे सबसे ज्यादा जीआई टैग हैं। एक तो कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कर्नाटक और केरल यहाँ पे है। ठीक है, अधिकतम जीआई टैग वाले 5 शीर्ष राज्य। कुछ जीआई टैग ऐसे भी होते हैं वो 2 राज्यों को भी साझा होकर के दिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक आपका ये ध्यान रखना, जीआई टैग से क्वेश्चन आता है। जीआई टैग को लेकर के इंटरनेट में सर्च करोगे तो जीआई टैग की पूरी लिस्ट आ जाएगी। एक बार रफली आपको पता होना चाहिए। आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट को कौन कौन सा जीआई टैग प्राप्त है। तो आप एटलीस्ट जीआई टैग की लिस्ट देख लेना। ये होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, HW आपके लिए है। जीआई टैग की लिस्ट आपको देखनी है, एक बार सब मिल जाएगा इंटरनेट पे। जीआई टैग की एक लिस्ट आपको देखनी है। कर लेंगे ये काम, ये रिसर्च वर्क है, आप लोगों को दे रहा हूं, कर लेंगे। एक बार मुझे कमेंट में बताइए सभी लोग, कमेंट में बताओ सभी लोग, एक बार बताएं, करेंगे ये काम ये वाला। ठीक है, अब देखो कुछ तथ्यात्मक चीजें मैं बताऊंगा फास्ट आपको। मेरठ में एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। अगला है आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, लिख लो आप। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। ये 2 जनवरी 2022 की घटना है। नए साल में पिछले साल जो है ये मेरठ को एक उपहार मिला था। तो आपको आइडिया लगा रहना चाहिए कि मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, बहुत बड़ी बात है। अब ये कंट्री में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से सरकार जो है खेल को प्रमोट कर रही है। तो 2 जनवरी 2022 को पीएम मोदी द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। किस दिन मैं लिस्ट आपको बता दूंगा सारी की सारी। तो 29 अगस्त को इनके बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यान रखिएगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपका है, ये थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं, ये है खेल क्रांति। यूपी में खेल क्रांति, मेरठ को नायब तोला। ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी, पूरा का पूरा क्रिकेट ग्राउंड और बकायदा स्टेडियम, सब कुछ इसका काफी बड़ा परिसर है आपका, और मेरठ के लिए बहुत बड़ी बात है ये। मेरठ में एक सीसीएस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और दूसरी ये एक बड़ी यूनिवर्सिटी आपकी। अगला है आपका ये हाई कोर्ट ऑफ केरला। हाई कोर्ट ऑफ केरला के लेकर के एक न्यूज है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया, जहां पे पेपरलेस कंप्लीट, भारत का पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? केरल हाई कोर्ट, लिख लीजिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब यहाँ पे ई फाइलिंग, पूरी तरीके से जो कुछ भी है सब कुछ ई हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक तौर पे ही काम होता है। कागज रहित अदालतें हैं, न्याय का विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अभी देखो भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या देखें तो 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में। ठीक है, 25 हाई कोर्ट्स हैं। और हाई कोर्ट ऑफ केरला के बारे में ये पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है, ये पिछले साल की बात है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक और आपको अगला न्यूज है, ये न्यूज चीन से है। ठीक है, चीन में आपको पता है कि चीन बड़ी तेजी से प्रगति तो कर रहा है, लेकिन कोविड में इसने सबको धराशायी कर दिया। इस समय खुद कोविड से धराशायी हुआ पड़ा है बड़े स्तर पे, वहां भी स्थिति खराब है। तो कोविड अभी भी आप देखें तो कोविड बीच बीच में अपनी, अभी जैसे जस्ट इस समय भी बहुत बुखार जुकाम हो रहा है लोगों को। अब सरकार तो ये है कि वैक्सीनेशन हो चुका है, चीजें हो चुकी है, नहीं तो ये कोविड का कोई ना कोई वेरिएंट तो पक्का यहां से निकाल ही दे। यहां पे विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बनाई गई है चीन के संघाई प्रांत में। चीन के संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का, मेट्रो आप जानते हैं एक शहर को, लोकल शहर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो संघाई प्रांत में विश्व का सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है। टोटल ये देखें, मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 831 किलोमीटर के आसपास हो गई है यहाँ पे चीन में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क कहां बना है? संघाई में। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए, अभी ये क्वेश्चन ये हिमाचल प्रदेश से आपका जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई थी, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना, HGSY। इस योजना के कारण से हिमाचल भारत का पहला LPG युक्त राज्य बन गया, मतलब जहां पे पूरी तरीके से धुआं मुक्त हो गया। सभी को उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा गृहिणी सुविधा योजना बना करके हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। यहाँ पे पूरी तरीके से पूरे राज्य में अब LPG सिलेंडर दिए जा चुके हैं हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत, ध्यान रखिएगा। तो भारत का पहला LPG युक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। HP स्पष्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, ऐसे ही अभी पहला रेबीज मुक्त राज्य जो बना है वो गोवा है। पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? गोवा है। तो ये तो देखो कुछ फैक्चुअल टाइप जानकारी थी, ये था कि आपको दे दिया जाए। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मैं आपकी डिस्कस करता हूं। एक देखिए, एक रिपोर्ट आती है आपकी साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स, लिख लीजिए इसको। एक रिपोर्ट है आपकी साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2022। अब ये रिपोर्ट क्या करती है? हर साल बताती कि किसी देश में वहां पर किस स्तर पर काम चल रहा है, किस स्तर पर जो है वहां पर वैज्ञानिकों की वृद्धि हो रही है, वैज्ञानिक स्तर पे कितना काम चल रहा है।
तो दिसंबर 2022 में अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन, एक संस्था है नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसके द्वारा निकाली जाती है, यह है आपका नेशनल साइंस बोर्ड या नेशनल साइंस फाउंडेशन, उसके द्वारा निकाला जाता है साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स के तहत उसने बताया कि भारत इस समय विश्व में वैज्ञानिक प्रकाशन के स्तर पर, वैज्ञानिक रिसर्च के तौर पे जो रिसर्च पेपर निकलते हैं आपके वैज्ञानिक, उसमें भारत तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि हमारे यहाँ पे रिसर्चर्स की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो भारत जो है इस समय तीसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस अवधि में भारत में उत्पादित वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। टोटल भारत में अब 1.5 लाख के आसपास रिसर्च पेपर जो है दिए जाते हैं। 1.5 लाख। 2010 में इनकी संख्या 60,000 रिसर्च पेपर की हुआ करती थी, अब लगभग 1.5 लाख पेपर, रिसर्च पेपर भारत में दिए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा यह जानकारी दी गई थी। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन जो आपका है अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के गैर सभी जितने भी अनुसंधान होते हैं, विज्ञान के, इंजीनियरिंग के और जो गैर चिकित्सा अनुसंधान होते हैं, उन सभी अनुसंधानों की शिक्षा का समर्थन करती है। तो इस समय भारत में विज्ञान और इंजीनियरिंग में पीएचडी करने वाले लोग, पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करने वाले लोगों में भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आ चुका है। भारत विश्व में तीसरे नंबर पे आ चुका है पीएचडी करने वाले में। ठीक है, 1.5 लाख के आसपास रिसर्च पेपर अब हम हर साल जो है लगभग निकाल रहे हैं। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, स्पष्ट है? तो एक आपका यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है, चुनाव हुए थे अभी, गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था। रफली थोड़ा बहुत मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता हो जाए, मतलब ये चीजें, मान लो इससे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो रफली यहाँ पे इसको भी कवर कर लेते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, दोनों के एक साथ, गुजरात का हुआ था और हिमाचल प्रदेश का हुआ था। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि गुजरात में टोटल सीटों की संख्या कितनी है और हिमाचल प्रदेश की, ये चुनाव आपके जितने भी हुए थे 12 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 के बीच में निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, ये आपको रफली पता होना चाहिए, पूछता है, देखो हाल फिलहाल में जब भी चुनाव होते हैं तो इससे पूछता है। तो 12 नवंबर से 5 दिसंबर 2022 इसके बीच में चुनाव हुए थे, से 5 दिसंबर 2022 के बीच में चुनाव हुए थे। ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में चुनाव थे। अब इन चुनावों की बात करें तो देखो, गुजरात में टोटल सीटें हैं आपकी विधानसभा सीटें 182। क्वेश्चन या तो सीटों से पूछ लेगा, और यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने हैं आपके, हिमाचल प्रदेश में है सीटों की संख्या 68। पहाड़ी और पर्वतीय राज्य है ये। अब देखो वही था, यहाँ पे बीजेपी जीती है गुजरात में, तो बीजेपी एक बड़ा पुराना जो है रिश्ता रहा है गुजरात का और बीजेपी सरकार का, तो रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनाने में सफल रही है। बीजेपी ने 182 सीटों वाले गुजरात विधानसभा में 156 सीटें जीती हैं। कितनी? 156। तो सरकार 156 सीटें जीत करके बीजेपी ने बना ली है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक परंपरा में बंधा हुआ है, हर 5 साल में सरकार बदल देता है हिमाचल प्रदेश, तो इस बार भी उसने सरकार बदल दिया। ठीक है, 68 सीटों में से 40 सीटें उसने किसको दे दी? 40 सीटें उसने दे दी कांग्रेस को। ठीक है, कांग्रेस ने सरकार बनाया हिमाचल प्रदेश में। 68 में 40 सीटें कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, तो यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पष्ट रहे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। ठीक है, और आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, आम आदमी पार्टी भी यहाँ से चुनाव इस बार लड़ी थी। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो ये पर्सन है भूपेंद्र पटेल जी, जो कि गुजरात के सीएम बनाए गए हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पे आए हैं, दूसरी बार इन्होंने शपथ ली है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो पर्सन है, इनका नाम है, ये पर्सन है, ये मुख्यमंत्री बने, इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है?
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू इनको बनाया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है न्यूज और आपको ध्यान रखनी होगी सभी को। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी इस समय आपको पता है कि हर चीज में जो निजी क्षेत्र है वो अपना कार्य कर रहा है। तो भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। इससे क्वेश्चन बन सकता है 18 नवंबर 2022 को ये सफल प्रक्षेपण किया गया आपका। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष क्षेत्र में 18 नवंबर 2022 को नए युग की शुरुआत हुई है और यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट को जो है क्या किया है, प्रक्षेपित किया है, ठीक है। निजी रॉकेट है ये आपका देश का पहला। अब निजी रॉकेट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है विक्रम एस। क्या नाम रखा गया है? विक्रम एस। विक्रम एस, ये ध्यान रखिएगा। तो ये देश का पहला निजी रॉकेट है जिसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम एस, ठीक है। ये देश का पहला निजी रॉकेट है, इसके बारे में आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। और इसको जो है किसने बनाया है? हैदराबाद की एक संस्था है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस, इसके द्वारा ये रॉकेट बनाया गया है आपका, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ये रॉकेट बनाया गया है, ये हैदराबाद की है। और ये आपका विक्रम एस जो है पहला भारत का निजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, निजी है आपका। क्लियर है, स्पष्ट है। इससे क्वेश्चन आपका पूछेगा तो आपको रफली पता होना चाहिए। चलिए हाँ, ये है आपका, देखिए विक्रम एस, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट, ठीक है। 18 नवंबर को ये किया गया है। फोर्ब्स के द्वारा इस बार दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है और 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में आपको पता होगा कि भारत के जो वित्त मंत्री हैं, आपको पता है कि महिलाएं लगातार जो है हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रगति में रहती हैं। तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्थान मिला है, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार को स्थान मिला है और साथ ही जो है नायका की जो फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, फाल्गुनी नायर, इनको स्थान मिला है, ठीक है। और टोटल 6 भारतीयों को, महिलाओं को इसमें स्थान दिया गया है। तो निर्मला सीतारमण जी को 36वां स्थान इस बार मिला है। इससे पिछले साल 37वां स्थान था, इस बार जो है वो 36वें स्थान पे रही हैं। चौथी बार उन्होंने इस सूची पे जगह बनाई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लेता है, तो अब जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर, और कभी भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो थोड़ा सा इसको फोर्ब्स की इस वाली सूची को जरूर डाल दिया करिए, जो कभी भी ऐसे में लिखते हैं, किसी में भी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत में महिलाओं के द्वारा ये बहुत बड़ी बात होती है कि फोर्ब्स की टॉप 100 सूची में भारतीय महिलाओं को स्थान मिले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा देखो और भी पर्सन है, जैसे रोशनी नाडार है, रोशनी नाडार को जो है 53वीं रैंक मिली है और ये जो है आपकी SCL टेक की जो है आपकी चेयरपर्सन है। इसके बाद आपकी माधवी पुरी बुच है, इनको भी मिली है आपकी, और सोमा मोंडल है। इन 3 महिलाओं को और मिला है। तो टोटल 6 महिलाएं टोटल हैं जिनको फोर्ब्स की सूची में स्थान मिला है, ठीक है। तो ये आपकी शायद करंट को लेकर के आज की कुछ न्यूज़ थी और आज के लिए इतना ही रखेंगे। कई सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए इसमें। अब देखो धीरे धीरे हम बहुत सारे टॉपिक कवर करते हुए जा रहे हैं और एटलीस्ट मैं आप लोगों को इतना ही कराऊंगा जितना आप डेली रेगुलर आप इनको रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। ये फैक्ट और तथ्य धीरे धीरे आपके पास आते जाएंगे। एक समय ऐसा होगा कि आपके पास परीक्षा से पहले पर्याप्त तथ्य और फैक्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे।